नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, सुधारने के लिए वित्त मंत्री ने इस बात की घोषणा की कि बहुत सारे ऐसे सुधारात्मक कदम बजट में उठाए गए हैं जिससे कि आने वाले दिनों में इसका काफ़ी एक सकारात्मक रिजल्ट परिणाम देखने को मिलेगा। क्या वाकई ऐसा है, इस बारे में हम बात करेंगे और इस हमारे साथ विनोद रावल जी हैं जो कि आर्थिक मामलों की जानकार हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। स्वागत है आपका विनोद रावल जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि कम से कम 5 लाख तक छूट दे दी जाएगी, छूट तो नहीं दिया गया। और दूसरे ये ड्यूअल टैक्स की बात की गई है, इसमें ये क्या है और इससे कितना लाभ मिलेगा लोगों को? देखिए, टैक्स स्लैब की जहाँ तक बात है, उन्होंने एक नया रिजीम शुरू किया है, एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। ये एक्सपेरिमेंट कंपनीज के केस में पिछले साल हो चुका है। अच्छा। वही एक्सपेरिमेंट इस बार उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स में किया है। वो पुराना टैक्स रिजीम आपके पास अवेलेबल है, आप चाहें तो आप उसमें रहें, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप नए रिजीम में आ सकते हैं। बेसिकली मोदी सरकार की मंशा ये है कि जितनी छूट मिलती है और जितना बड़ा इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है, इतना 500 पेज का इनकम टैक्स एक्ट है, तो उसके अंदर एग्जम्पशन और डिडक्शंस बहुत हैं। उन्हीं एग्जम्पशंस और डिडक्शंस की आड़ में चोरी भी होती है और ब्लैक मनी जनरेट होता है। तो इस सरकार का मकसद ये है कि उससे बचने के लिए इन सबको हटा ही दिया जाए। सीधा सीधा ये कहा जाए कि आप कितना कमाते हैं उस पर टैक्स दे दीजिए और आप आनंद लीजिए उसका। तो उसमें उन्होंने एक सिस्टम दिया है नया कि अगर आप छूट लेना चाहते हैं, छूट के साथ आप रहना चाहते हैं पुराने सिस्टम में, तो ठीक है, आप 500 पेज वाली किताब के साथ रहिए, जो जो आपको छूट मिलती है लीजिए, लेकिन टैक्स का रेट वही रहेगा जो पिछले साल था, उस पर कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन उसके साथ साथ जब उन्होंने ये कहा कि आप इससे अगर बाहर आना चाहते हैं, कि नए भारत की तरफ उन्होंने इशारा किया कि आप नए भारत में आना चाहते हैं, तो आप ये छूट, एग्जम्पशन, इन सबको छोड़ दीजिए, इनकी बात मत कीजिए। हम आपको एक नया टैक्स का रेट देते हैं, आप इस टैक्स रेट में आ जाइए। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आज की डेट में अगर आप पुराने रिजीम के हिसाब से छूट लेते हैं और नए में जाते हैं छूट छोड़ करके, तो आपको 62,400 रुपये का 15 लाख रुपये नुकसान होता है कम से कम, जिसमें आप एटीसी में नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, आपको मेडिक्लेम का नुकसान रहेगा, एलटीसी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपये, वो सब आपको छोड़ने पड़ेंगे। 2 लाख रुपए का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, वो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो टैक्स का रेट होगा 5%, 20% और 30% जो पुराना है। लेकिन अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं कि ठीक है, हम वो छोड़ करके सीधा सीधा रहना चाहते हैं, हम नहीं इंटरेस्टेड हैं, या आप नहीं करते हैं सेविंग्स, अभी आपके साथ बहुत लोग ऐसे होंगे जो सेविंग नहीं कर पाते, किसी वजह से छूट जाता है, उनके लिए उन्होंने एक अलग टैक्स का स्लैब दिया है। वो है 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। तो ये सब स्लैब उन्होंने 2.5 लाख पर कर दिए। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाती है। जी। अच्छा विनोद जी, ये बताएं कि ये तो हो गई जो कथन है निर्मला सीतारमण का, अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? क्योंकि ये कहा गया था कि हम टैक्स स्लैब में बदलाव करेंगे, जो आर्थिक स्थिति है जो पटरी पर लौटेगी, इसमें कितना बदलाव देख पाएंगे? देखिए, इसका बदलाव हम दूसरी तरह से देखते हैं कि आज आप अगर वो सेविंग करने के लिए जो हम आपसे सेविंग कराते हैं और आपका टैक्स का रेट अलग आपको देते हैं, तो आप वो पैसे को लॉक कर देते हैं, वो पैसा आपको मिलता नहीं है। वो पैसा आपको या तो रिटायरमेंट पर आप लेते हैं, या जब उसका समय समाप्त हो जाता है, मैच्योरिटी हो जाती है 10 साल की, 15 साल की, आपकी इंश्योरेंस है तो 10 साल कम से कम है, आप FDR बनाते हैं टैक्स सेविंग के लिए तो वो 5 साल का लॉक इन है। म्यूचुअल फंड भी इसी तरह से 5-5 साल के लॉक इन पीरियड के हैं। तो अब इसमें लॉक इन तो हुआ नहीं आपका पैसा, तो आप जो हर साल 2 लाख रुपए सेव करते थे और लॉक कर देते थे, तो 5 साल के लिए 10 लाख रुपए लॉक हो जाता था। अब वो पैसा लॉक नहीं होगा, उस पैसे पे हमने आपसे उस 2 लाख के ऊपर 10-12 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा टैक्स ले लिया, बाकी का 1,80,000 रुपए आप ही को दे दिया, 1,90,000 रुपए। अब आप उसको अपनी इच्छा से खर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको बैंक में FDR बना दीजिए, आप चाहें तो अपनी मर्जी से अनलॉकेबल FDR बनाइए, सेविंग्स कीजिए, म्यूचुअल फंड खरीदिए, शेयर मार्केट में जाइए, आपकी इच्छा है आप उस पैसे को क्या करना चाहते हैं। सरकार का उस पर कोई बंदिश नहीं है। जो लॉक इन पीरियड का एक लॉक होता था वो नहीं है। तो उसका फायदा ये होगा कि वो पैसा मार्केट में स्पेंडिंग में आएगा, आप उस पैसे को खर्च करेंगे, आप अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करेंगे। अभी आपकी मजबूरी है, आप उस पैसे को अपना मानते ही नहीं है, आपका कट जाता है, सेविंग में चला जाता है। वो पैसा उसके बाद सेविंग में नहीं जाएगा, तो वो पैसा मार्केट में आता है, वो स्पेंडिंग होता है। स्पेंडिंग होता है तो आप समझते हैं जब बाजार में पैसा खर्च होगा तो दुकानदार की सेल बढ़ेगी, दुकानदार की सेल बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, उसको एम्प्लॉइज रखेगा, वो अपने सप्लायर से माल खरीदेगा। तो एक तरह से इकोनॉमी को चलाने के लिए एक कोशिश है। तो हो सकता है कि इससे
जो इकोनॉमी का पहिया जो है वो चल सकता है। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि इकोनॉमी को चलाने के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ये उनमें से एक एक्सपेरिमेंट। देखिए, सबसे लोगों का ध्यान था कि बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी। अभी देखिए, बहुत सारे विपक्षी दल के नेताओं ने कहा है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए तो सरकार ने कोई कदम ही नहीं उठाया। मनरेगा के बजट को भी कम कर दिया, मुद्रा स्टैंड ऑफ इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, इसके लिए भी कटौती कर दी है। सेंटर फॉर मैनेजिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर लगभग 9% पहुंचने वाला है। तो बेरोजगारी को लेकर तो लगता नहीं गवर्नमेंट ने कुछ किया है इसमें। देखिए, ऐसा है, डायरेक्टली कोई बेरोजगारी का कोई अलाउंस क्रिएट नहीं करना, कोई इन चीजों से नहीं होता। देखिए, यहाँ इशू है कि इंडस्ट्री कैसे लगे। इंडस्ट्री रोजगार देगी, रोजगार एम्प्लॉयर देगा, चाहे वो सरकार हो या प्राइवेट सेक्टर हो। उनको पैसा चाहिए उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए। आज जो व्यापारिक मंदी है, उस मंदी की वजह से नई इंडस्ट्री लग नहीं रही है। उन्होंने उस इंडस्ट्री को लगाने की एक कोशिश की है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम मोबाइल की इंडस्ट्री लगाएंगे, आपका जो आपके कंडक्टर्स हैं उसकी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी हब बेसिकली बनाने की बात कर रहे हैं, डाटा सेंटर बनेंगे। जब ये सब चीजें बनेंगी तो इनसे भी तो रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं कि रोजगार का ये बजट नहीं है, डायरेक्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली बिल्कुल उन चीजों पर काम किया गया है। विदेशी पूंजी निवेश FDI की बातें हुई, लेकिन पिछली बार भी देखा गया कि उस अनुपात में तो पूंजी निवेश हुआ नहीं भारत में। ये भी आरोप है लोगों का। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में जो रूपरेखा तैयार की गई है, ये निश्चित तौर पे जो आप बता रहे हैं वो इस दिशा में कामयाबी मिलेगी? फिलहाल तो ऐसा उसमें संदेह है शायद। नहीं, ऐसा है, मैं संदेह में नहीं हूँ। देखिए, उसके अंदर उन्होंने पूरा 100% जो आपके फॉरेनर्स हैं उनके लिए भी बॉन्ड इशू कर दिए हैं। देखिए, 3 तरह से जब इकोनॉमी फंस जाती है तो उसको निकालने के 3 तरीके हैं। आप अपना रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाएं, आप अपने टैक्सेस को बढ़ाएं। दूसरा तरीका होता है कि बोरो किया जाए कहीं से पैसा। तीसरा ये कि आपके पास जो है चीजें, आप अपने घर के बजट के साथ उसको मिलाइए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे। आप या तो काम करके पैसा कमा के लाइए, या आप कहीं से उधार ला करके घर चलाइए, या तीसरा तरीका कि जो आपके पास एसेट्स हैं आप उनको सेल ऑफ कीजिए। कहीं से पैसा आएगा, वो पैसा आने के बाद आप पुराना कर्ज या तो उतारेंगे या उससे आप नई पूंजी निवेश करके और एक नया व्यापार सेटअप करेंगे, और उससे फिर जो पैसा बनेगा उससे आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाती है। तीनों मेथड इस बजट के अंदर ट्राई किया है इन्होंने। LIC का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है कि उसके आपका IPO आ रहा है, उसका बोरोइंग के लिए बॉन्ड्स इशू कर दिए हैं। रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए और कोई तरीका उनके पास नहीं था, तो उन्होंने ये तरीका निकाला है कि एक आपको ऑप्शन दे करके बहुत सारे लोग इस टैक्स स्लैब में चले जाएंगे, तो उससे सरकार का टैक्स बढ़ जाएगा। अभी जो सरकार को टैक्स कम मिलता है क्योंकि आप सेविंग कर देते हैं, तो उससे टैक्स कम मिलता है, तो उससे सरकार का टैक्स बढ़ेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल लेते हैं आपको। एक ईमानदार कोशिश कह सकते हैं कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पटरी पे लाने की एक ईमानदार कोशिश, सार्थक पहल सरकार की है, संतुलित बजट है, या फिर कुछ खामियां देखते हैं आप? देखिए, मैं बजट में कुछ चीज़ों से निराश हुआ हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि टैक्स स्लैब्स के अंदर लोगों को छूट दी जानी चाहिए थी, जबकि हम इस बात को सुबह से कह रहे थे कि गुंजाइश नहीं है इसमें ज़्यादा किसी भी तरह की, कि उनके पास इतनी ऑप्शंस नहीं है कि वो रिलीफ दे पाए, और वैसा ही हुआ कि उनके पास ऑप्शन नहीं थी उस पर रिलीफ देने की। तो लेकिन उन्होंने जितना था उसी के साथ प्ले करने की कोशिश की। बड़ा टाइट रोप में बजट बना है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा एजुकेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए लगा देना, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट देने का। मेरी इच्छा अगर पर्सनली मेरे से आप पूछेंगे तो मैं चाहूँगा कि एग्रीकल्चर को, ये हमारा कृषि प्रधान देश है, हम इस बात को कहीं ना कहीं भूल बैठे हैं। हम सब लोग कृषि से कहीं जुड़े हुए थे और जुड़े उसके बावजूद शहरों में आ गए आज अपने काम धंधों की तलाश में, तो हमने कहीं वो छोड़ दिए अपने। अब एक ऐसा समय आ गया है कि हमको अपनी कृषि को वापस खड़ा करना होगा, रकबा बढ़ाना होगा। कैसे कृषि का रकबा बढ़ाया जाए? तकनीक का इस्तेमाल करके, जो मोदी जी के 2012-13 के भाषण थे, हम उसी को कोट करते हुए कहते हैं कि आप जमीन की फर्टिलिटी चेक कीजिए, उसकी पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। आप ये तो कहते हैं 2022 में किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी, कैसे डबल होगी ये फार्मूला तो कोई नहीं बता रहा है, खाली बोलने से नहीं होगी। दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन का लक्ष्य भी दोगुना किया गया है, ये भी नहीं, पर उन्होंने दुगना किया है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो पैसा है आपको अपना दुग्ध उत्पादन के लिए आपको पशु चाहिए, आप उनकी नस्लों के लिए क्या कर रहे हैं, उनको कैसे उनको ग्रो किया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं गैप है चीजों के अंदर। वो कहीं गैप जो है, क्योंकि समय बहुत जल्दी भाग जाता है, रुकता नहीं है, समय की अपनी एक गति है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे जहां से दुग्ध उत्पादन हो। मतलब जमीनी हकीकत से मिलाइए उसको, उस पे लाइए आप। जमीनों के बारे में आप कहते थे कि हम
फर्टिलिटी बढ़ाएंगे, टेस्टिंग करेंगे, जमीन बताएंगे कहाँ आप क्या फसल उगाएं, मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। कोई ऐसी लेबोरेटरीज नहीं लगाने की बात कर रहे, पिछले 6 साल से हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। वहां मुझे लगता है कि कहीं मुझे निराशा है कि वो आनी चाहिए, कहीं वो भी जरूरी है हमारे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां से जो पुराना कहा जाता है कि हमारी देश की तरक्की खेत खलियान से गुजरेगी, तो वो कहीं खेत खलियान पे हमको जाना होगा। आज जाएं हम या कल जाएं, हमको जाना तो पड़ेगा। हमारे पास, हम अमेरिका की तरह इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाने पे ध्यान, यानी कि उसको लेकर ईमानदार और एक सार्थक और ज़मीनी हकीकत को समझकर एक कोशिश करनी होगी। तो हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि जो बजट आया है और जो लक्ष्य रखा है सरकार ने, या निश्चित तौर पे जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पे लौटेगी और एक ईमानदार कोशिश, और जैसा कि विनोद रावल जी भी बता रहे हैं कि आशावादी हूँ, तो इस आशा को ध्यान में रखते हुए हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय एक सार्थक समय एक परिणाम लेकर के आएगा ये बजट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निर्मला जी ने तो सार्थकता में जीडीपी को 10% पर रखा है, तो आशावादिता तो अच्छी है, जी हाँ, जी हाँ, होनी ही चाहिए। और हम दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 10% जीडीपी हो जाए। जी हाँ, जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद रावल जी, नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।